अस्सलाम वालेकुम। जॉन कीट्स की एक पोएम जिसे ओड टू ऑटम कहते हैं वो डिस्कस करते हैं। अब ओड किस चीज़ को कहते हैं? एक ऐसी पोएम जिसके अंदर एग्जेजरेट करके किसी पर्सन, प्लेस या हैपनिंग को अप्रिशिएट किया जाता है, उस पोएम को हम ओड कहते हैं। ये जो ओड टू ऑटम है ये जॉन कीट्स ने 1819 में लिखी और ये 1820 के अंदर पब्लिश हुई। याम्बिक पेंटामीटर के अंदर इसको लिखा गया है। अब आप जानते हैं कि आम रूटीन में जो पोएट्स हैं या राइटर्स हैं वो स्प्रिंग सीजन को प्रेज करते हैं, लेकिन जॉन कीट्स ने ऑटम को, जिसे हम खजां कहते हैं, उसको अप्रिशिएट किया है। तो सबसे पहले उसने फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ब्यूटी ऑफ नेचर को डिस्कस किया है। सेकंड स्टेंजा के अंदर उसने ऑटम को एक लड़की के साथ तशबीह दी है या कंपेयर किया गया है। और थर्ड स्टेंजा के अंदर उसने स्प्रिंग सीजन के साथ कंपेयर करके जो ऑटम है इसको वैल्यू देने की कोशिश की है। तो देखते हैं इसकी टेक्स्ट को, उसके बाद जो लिटरेरी टेक्निक्स या फिगर्स यूज की गई होंगी उनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेंजा है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलोस फ्रूटफुलनेस। ऑटम वो सीजन है जो धुंध का और फलों के पकने का, मेलो का मतलब होता है पके हुए, और फ्रूटफुलनेस फलों के, मतलब ये फलों के पकने का और धुंध का मौसम है। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, ये मैच्योर होते हुए सूरज का जिगरी यार है। मतलब ये जो ऑटम है ये जिगरी यार है, गहरा दोस्त है, बोजम फ्रेंड है किसका? मैच्योरिंग सन का। और करता क्या है ऑटम? करता ये है, कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। ऑटम सूरज के साथ मिलके कंस्पायर करता है, साजिश करता है। आम रूटीन में कंस्पायर नेगेटिव कनोटेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहां पर कंस्पायर पॉजिटिव कनोटेशन में पोएट ने यूज किया है, जिसे हम सरगोशी करना कहेंगे कि ऑटम सूरज के साथ मिलके सरगोशी करता है। किसके लिए? टू लोड एंड ब्लेस, कि वो नवाज दे और भर दे, लोड कर दे और ब्लेस कर दे। किस चीज को? विद फ्रूट, फलों के साथ नवाज दे। द वाइन्स, उन बेलों को, डेट राउंड द थैच ईव रन, जो घास से बनी हुई गोल छतों के ऊपर से गुजरती हैं। मतलब थैच ईव रन से मुराद है जो घास से बनी हुई गोल छतें हैं उनके ऊपर से जो वाइन्स या बेलें गुजरती हैं, उन बेलों को फलों के साथ भर दे। अब 4 लाइंस का मफहूम यह हुआ कि ये जो ऑटम है ये धुंध का और पके हुए फलों का मौसम है, और यही ऑटम सूरज का गहरा दोस्त है जो सूरज के साथ मिलके एक सरगोशी करता है कि किस तरह हमने जो गोल घास से बनी हुई छतें हैं उनके ऊपर से गुजरने वाली जो बेलें हैं उनको फलों के साथ भरना है। इसका मतलब यहां तक ये बन गया कि ऑटम जो है वो फलों को भरने के लिए और फलों के लिए जो है ना वो कंस्पायरिंग कर रहा है। नेक्स्ट है टू बेंड, और किस तरह झुकाना है। एक तो ये चीज हो गई कंस्पायर करना, दूसरा हाउ टू बेंड, मतलब किस तरह झुकाना है विद एप्पल्स, सेबों के साथ। द मोस्ट कॉटेज ट्री, जो काई लगे दरख्त हैं, मतलब झोंपड़ी के नजदीक जो काई लगे, मोस्ट काई को कहते हैं, जो काई लगे दरख्त हैं वहां पर सेबों के साथ किस तरह टहनियों को झुकाना है। जैसा कि किसी भी टहनी के साथ जब फल लगता है तो वो टहनी झुक जाती है, तो यहां पर एप्पल लगने से वो टहनियां झुकेंगी। एंड फिल, और किस तरह भरना है, एंड ऑल फ्रूट, फलों को, विद राइपननेस, पुख्तगी के साथ पकाना है। राइपननेस पकाने के लिए यूज करते हैं। टू द कोर, उनके अंदर तक। कोर गूदे या अंदर वाले हिस्से को कहते हैं। मतलब किस तरह सेबों को, जो झोंपड़ी के काई लगे दरख्त हैं झोंपड़ी के करीब, उनको बेंड करना है, झुकाना है, और किस तरह उन फलों को अंदर तक पकाना है। टू स्वेल द गॉड, स्वेल का मतलब होता है फुला देना,
और कद्दू को, गार्ड कद्दू, कद्दू को किस तरह फुलाना है, एंड प्लम और बढ़ाना है द हेजल शेल, अखरोट के छिलकों को। मतलब कि अखरोट को किस तरह छिलकों तक पका देना है और बढ़ा देना है, और जो कद्दू है उसको किस तरह स्वेल कर देना है विद अ स्वीट कर्नल, और हेजल शेल के अंदर किस चीज को बनाना है, मीठी गिरी को, कर्नल गिरी के लिए यूज करते हैं। टू सेट बडिंग मोर, और नेक्स्ट वो कहते हैं कि किस तरह नई कलियों को खिलाना है, बडिंग कॉम्प्लेन या कलियां जो नई खिलेंगी किस चीज से, सॉरी वो जो कलियां खिलेंगी, एंड स्टिल मोर, मोर एंड स्टिल मोर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कलियां जो हैं वो खिलें। क्यों, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, बाद में चूंकि ज्यादा मक्खियों के लिए फूल उनके साथ जो है वो हम हासिल करेंगे, मतलब उन कलियों से हमने फूल हासिल करने हैं, तो जितनी ज्यादा कलियां होंगी उतने ज्यादा फूल जो है वो हम हासिल करेंगे, किन के लिए, शहद की मक्खियों के लिए, बीज के लिए। अनटिल, यहां तक के, दे थिंक, दे से मुराद यहां पर हनी बी है, शहद की मक्खियां, वार्म डेज विल नेवर सीज, सीज का मतलब थम जाना या रुक जाना, यहां तक कि वो मक्खियां सोचेंगी कि मौसम गर्मा कभी खत्म नहीं होगा, ये गर्म दिन खत्म नहीं होंगे। फॉर समर हैज ओवर ब्रीम्ड देयर क्लमसी सेल्स, और मौसम गर्मा ने उनके इन चिपकने वाले छतों को, क्लमसी सेल से मुराद है चिपकने वाले छत्ते, उनको ओवर ब्रिम्ड कर दिया है, किनारों तक भर दिया है, मतलब छतों को शहद के साथ किनारों तक भर दिया गया है। ये 11 लाइंस का फर्स्ट स्टैंजा है। नेक्स्ट हम इसकी अगर राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम है फर्स्ट स्टैंजा की ए बी सी डी ई डी सी सी ई। जैसा कि देखें, मेलो फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस ए, उसके बाद सन बी, और ब्लेस ए, इसी तरह रन, सन और रन बी। तो ये इस तरह करके राइम स्कीम फर्स्ट स्टैंजा की है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं सेकंड स्टैंजा को। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ अमिड द स्टोर, यहां पर जो हमारे पास ऑटम है उसको एक लड़की के साथ कंपेयर किया गया है, और वो कहता है कि किसने तुम्हें नहीं देखा, ए ऑटम तुम हर जगह पर मौजूद हो, किसने तुम्हें नहीं देखा, कहां पर, एमिड द स्टोर, तुम्हारे गुदाम के पास, मतलब के गुदाम में, दरमियान, एमिड दरमियान, तुम्हें किसने नहीं देखा। समटाइम्स, और अक्सर औकात, whoever seeks abroad, जो बाहर निकलता है मतलब गांव की तरफ जाता है, may find, तो वो तुझे तलाश कर लेता है। ए खजां, तुम्हें किसने तुम्हारे गुदाम के दरमियान नहीं देखा, और जो भी बाहर खेतों की तरफ निकलता है वो ये तलाश कर लेता है किस चीज को, दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर, कि तुम बेपरवाही के साथ वहां अनाज वाले फर्श पर बैठी हुई होती हो। दी से मुराद यू, सिटिंग बैठी हुई होती हो, केयरलेस लापरवाही से, ग्रीनरी फ्लोर अनाज वाले फर्श पर, और दाई हेयर तुम्हारे बाल, सॉफ्ट लिफ्टेड हल्के से या धीरे से बुलंद होते हैं, बाय द विनोइंग विंड, विनोइंग विंड उस हवा को कहते हैं जो अनाज से घास को अलहदा कर देती है, मतलब घास अलहदा हो जाती है, घास फूस और अनाज अलहदा हो जाता है, मतलब विनोइंग विंड से तुम्हारे बाल फड़फड़ाते हैं और उठते हैं, और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो, और आधी कटी हुई क्यारी, रीप फसल की कटाई के लिए यूज करते हैं, फरो क्यारी के लिए, साउंड एस्लीप, तुम सोई हुई होती हो। ऐसे कह लें कि जो आधी कटी हुई क्यारी है उन क्यारियों के अंदर तुम गहरी नींद में, साउंड एस्लीप में सोई रहती हो, ये ऑटम को कहा जा रहा है। उसके बाद क्या करती हो, ड्रोज्ड, तुम ऊंग रही होती हो मतलब सोई होती हो, विद द फ्यूम ऑफ पपीज, अफ्यूम की फ्यूम के अंदर, फ्यूम से मुराद यहां पर खुशबू है, मतलब जो पोस या पपी वगैरह उसकी जो मदहोश कर देने वाली खुशबू आती है तो उसमें तुम ऊंगती हो।
वाइल दाई हुक, जबकि तुम्हारी जो दरांती है, हुक से मुराद यहां दरांती है, या फिर हुक से मुराद वो आला है जिसके साथ फसल को काटा जाता है। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ, स्पेयर का मतलब छोड़ देना, मतलब तुम्हारी दरांती छोड़ देती है द नेक्स्ट स्वैथ, अगले एरिए को, स्वैथ से मुराद जगह है, एरिया, एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, और इसके साथ लगे हुए तमाम फूलों को। ऐसे समझ लें कि पीछे से दरांती काटते हुए आ रही है और आगे फसल को छोड़ दिया है, और जो फूल हैं उसके साथ वो भी छोड़ दिए हैं दरांती ने। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, और अक्सर औकात आटम जो है वो ग्लीनर, जो फसल को चुनने वाला आदमी है, उसके लिए यूज करते हैं। दो डस्ट कीप, तुम जो है वो एक ग्लीनर की तरह या फसल को चुनने वाले आदमी की तरह अपना काम करती हो, जिस तरह वो फसल चुनता है तुम भी वहां पर होती हो। स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और तुम अपना मुस्तकिल मजाजी से झुका हुआ सर लेके नदी की जानब चलती हो, मतलब जिस तरह एक आदमी फसल चुनने के बाद नदी की जानब अपने झुके सर के साथ गुजर रहा होता है, तुम इस तरह जाती हो। और बाय अ सीडर प्रेस, या फिर फसलों से रस निकालने वाली मशीन पर विद पेशेंट लुक, बेसब्री के साथ तुम देखती हो, मतलब जहां पर सेबों से रस निकाला जा रहा होता है, मुख्तलिफ फलों से रस निकाला जा रहा होता है, तो उस मशीन के पास खड़ी होकर बेसब्री से तुम नजारा करती हो। दो वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स, और तुम कई कई घंटों तक आखिरी कतरा निकलने तक उस मंजर को देखती हो। ऊजिंग लास्ट ड्रॉप, आखिरी कतरे तक तुम देखती हो। अगर इसकी राइम स्कीम देखें तो ए बी सी डी ई सी डी डी ई यूज की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। बाद में जो इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन, सिमिली या फिर हाइफन वर्ड यूज किए गए हैं या फिर एलिट्रेशन यूज की गई है, वो डिस्कस करेंगे जी। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहां है अब मौसम बहार के गीत। यहां पर थर्ड स्टेंजा में पोएट ने ऑटम को स्प्रिंग के साथ कंपेयर किया है और यह कहने की कोशिश की है कि बहार के अपने गीत होंगे, लेकिन खजां को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, खजां के भी अपने गीत हैं और उसकी एक अपनी ही मौज मस्ती। जैसा कि उसने क्वेश्चन, और ये आपको पता है रिहेटोरिक क्वेश्चन है, रिहेटोरिक क्वेश्चन वो होता है जिसके अंदर पोएट बजाते खुद सवाल करता है और उसके आंसर को भी जानता होता है। कहते हैं कहां है अब बहार के वो गीत, ए इंडीड वेयर आर दे, कहां है वो, क्यों, वो आटम को समझाना यह चाहता है, थिंक नॉट ऑफ देम, तुम बहार के गीतों के बारे में ना सोचो, दो हैस्ट दाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारी अपनी एक मौसीकी है, तो तुम अपनी मौसीकी के बारे में सोचो, तुम किसी के गीतों के बारे में क्यों सोचती हो। वाइल, जबकि बार्ड क्लाउड्स, जो धारीदार बादल हैं, ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग सन, वो क्या करते हैं, ब्लूम कर देते हैं सॉफ्ट डाइंग डे को, सॉरी सॉफ्ट डाइंग डे से मुराद ढलते हुए दिन को, जो धारीदार बादल हैं वो ब्लूम करते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स, और फसल का बचा हुआ हिस्सा, स्टबल प्लेन से मुराद यह है कि फसल के अंदर जो फसल काटने के बाद हिस्सा बच जाता है उसे कहते हैं रोजी ह्यू, तुम क्या करते हो सूरज। एंड टच द स्टबल प्लेन विद रोजी ह्यू, शाम के वक्त आपको पता है जब सूरज गुरूब होने वाला होता है तो सुर्ख रंगत जो है वो खेतों के अंदर दिखाई देती है सूरज की, इसलिए रोजी ह्यू, सुर्ख रंगत जो है वो खेतों के अंदर आधी कटी हुई फसल पर दिखाई देती है। उसके बाद यहां पर फसल की कटाई हो गई, तो अब फसल की कटाई के बाद जो मातमी गीत गाए जाएंगे, मतलब आटम के रुखसत होने पर जुदाई के गीत मुख्तलिफ परिंदे या कीड़े मकोड़े या हशरात गाएंगे, उनकी एक अपनी मौसीकी है। कहते हैं देन इन अ वेलफुल कोयर, फिर एक मातमी गीत में द स्मॉल नेट्स मोन, जो एक छोटा सा कीड़ा है वो मातम करता है। अमंग द रिवर सैलोज, और दरिया के करीब दरख्तों पर बोन अलूफ और सिंकिंग, हवा जो है वो बुलंदी की तरफ जाती है या फिर पस्ती की तरफ जाती है, मतलब कभी हवा तेज हो जाती है कभी मध्यम हो जाती है। इसी तरह कभी नेट की आवाज ऊंची हो जाती है कभी मध्यम हो जाती है।
एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। यहां पर उसने सिमिली यूज करते हुए कहा है कि जिस तरह जो दरिया है उसके करीब दरख्त के ऊपर एक नेट की आवाज आ रही है, तो जिस तरह हवा की आवाज कभी बुलंद होती है और कभी मध्यम हो जाती है, इसी तरह नेट की आवाज भी कभी बुलंदी की तरफ चली जाती है और कभी पस्ती की तरफ, आवाज ऊंची या नीची हो जाती है। नेक्स्ट है एंड फुल ग्रोन लैम्स, और जो जवान होते हुए भेड़ के बच्चे हैं, लाउड ब्लीट, वो ऊंची आवाज में गीत गाते या बोलते हैं, मिमियाते हैं, फ्रॉम हिली बोर्न, पथरीली एरिया से, मतलब चट्टानों की तरफ से, पहाड़ों की तरफ से उनकी आवाजें आती हैं। हेज क्रिकेट्स सिंग, और जो झाड़ियों में कीड़े होते हैं वो गीत गाते हैं। एंड नाउ विद ट्रिबल सॉफ्ट, और वो बारीक हल्की आवाज में गीत सुनाई देते हैं। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम गार्डन क्रॉफ्ट, ये जो गार्डन क्रॉफ्ट है ये ऐसे कह लें कि बाग के नजदीक जो कता या हिस्सा है वहां से रेड ब्रेस्ट परिंदा है उसके विसल करने की या उसके सीटियां बजाने की जो है ना वो आवाज आती है। और लास्ट लाइन है एंड गॉड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और उस वक्त मुख्तलिफ अबाबील आसमान पर इकट्ठे होकर जो है वो तुम्हारे गीत गाते हैं तुम्हारी जुदाई में। जी आटम को कहा जा रहा है। लास्ट एंजा की राइम स्कीम ए बी सी डी डी ई यूज की गई है। अब देखते हैं दूसरी फिगर्स ऑफ स्पीच को, जो फिगर्स यूज की गई हैं। नंबर 1, सबसे पहले इसके अंदर अगर हम देखें तो एंजेममेंट का इस्तेमाल किया गया है। एंजेममेंट किसे कहते हैं? एंजेममेंट कहते हैं रन ऑन लाइन को। और रन ऑन लाइन वो होती है जब हम कोई एक लाइन पढ़ें और अगली लाइन की हमें पढ़े बगैर फर्स्ट लाइन की समझ ना आए, तो उस टेक्निक को हम एंजेममेंट कहते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ जगहों पर एंजेममेंट का यूज किया गया है। लाइन नंबर 3 अगर हम रीड करें, हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यहां तक हमें सेंटेंस की समझ नहीं आएगी जब तक हम इसके मैसेज को, थीम को समझने के लिए अगली लाइन नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि विद फ्रूट द वाइन डेट राउंड द थैच ईव रन, मतलब कि कंस्पायरिंग क्यों कर रहे हैं, ब्लेस के बाद हमें कंफ्यूजन है तो आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो फिर हमें थीम कवर होगा या मैसेज कवर होगा। इसको हम एंजॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहां पर हेजल शेल्स टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेजल शेल्स तक भी बात की समझ नहीं आई जब तक हम ये ना देखें विद अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर, विद अ स्वीट कर्नल तक, मतलब शेल को अंदर जो है वो गिरी तक फुलाना है। तो ये भी एंजॉयमेंट की एक मिसाल है। इसी तरह अगर हम एंजॉयमेंट को देखना चाहें तो समटाइम्स whoever seeks abroad में फाइंड, जो बाहर निकलते हैं वो देख लेते हैं किस चीज को, दी सिटिंग केयरलेसली, तो सिटिंग को देखते हैं, ये भी एंजॉयमेंट है। इस तरह हम आगे देखें तो ड्रोज्ड विद द फ्यूम ऑफ पपीज वाइल दाई हुक, यहां हुक तक भी बात समझ नहीं आ रही जब तक हम ये ना देखें कि स्पेयर द नेक्स्ट स्वेट, जब तक जो हुक है वो आगे वाले हिस्से को छोड़ती नहीं। तो ये भी एक एंजॉयमेंट की मिसाल है। इसी तरह और अगर कोई हो तो आप देख सकते हैं। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन को देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, इंसानी खुसूसियात जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को देखते हैं तो इस टेक्निक को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब इस पोएम की लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 14, 15, 16, 17, 19 और 20, इन लाइंस में पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है। ये जो हमने हाईलाइट किया है बोजम फ्रेंड, अब ये पर्सोनिफाई कर रहा है सूरज को, तो आटम को सूरज का बोजम फ्रेंड कहा। फ्रेंड हालांकि इंसानी खुसूसियत है, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन की मिसाल है। इसी तरह कंस्पायरिंग, साजिश करना, पर्सोनिफाई कर रहा है। साजिश करना इंसानों का काम है और यहां पर जो है वो आटम सूरज से मिलके कंस्पायर करता है, ये भी पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें दी सिटिंग केयरलेसली, केयरलेस 14 नंबर लाइन में तुम लापरवाही से बैठी होती हो, तो सिटिंग ये भी इंसानी ट्रेट है जो कि ह्यूमन ट्रेट है। और यहां
ऑटम के लिए यूज की गई है। इसी तरह लाइन नंबर 15 देखें तो दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, अब बालों का उठना इंसानी ट्रेट है, ह्यूमन ट्रेट है, और ये भी ऑटम के लिए यूज की गई है। इसी तरह पर्सोनिफिकेशन लाइन नंबर 16 में हमें देख सकते हैं साउंड एस्लीप, और इसी तरह 17 में ड्राउज्ड, ऊँघने के लिए, गहरी नींद सोने के लिए, ये सारी जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है। इसी तरह अगर हम पर्सोनिफिकेशन लाइन नंबर 19 में देखना चाहें तो ग्लीनर, जो कि खोशा चीन है, मतलब फसल को चुनने वाला, उसके लिए भी मतलब यूज किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। एक आटम को ग्लीनर कहा गया। इसी तरह लेडन हेड, ये भी सर झुका के चलना जो है वो इंसान की खसूसियत है, तो आटम को दी गई है। इस तरह करके हम जो है वो पर्सोनिफिकेशन की जो टेक्निक यूज हुई है उसको देखते हैं। अब उसके बाद एलिट्रेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिट्रेशन होती है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर्स, एक ही लाइन में एक जैसे लेटर्स का शुरू होना, मतलब कम से कम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स ऐसे हों जो एक ही लाइन के अंदर सेम लेटर्स के साथ शुरू हो रहे हों, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। ये लाइन नंबर 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 17, 23, 24, 25, 29, 30, इन सारी लाइंस के अंदर हम इस तरह के वर्ड्स देख सकते हैं जिनकी बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर्स होगी। जैसा कि लाइन नंबर 1 में एक इसकी मिसाल है मिस्ट और मेलो, एम से शुरू हो रहे हैं दोनों। इसी तरह अगर हम आगे चलें, हिम हाउ, एम से एच से शुरू हो रहे हैं। राउंड रन, एक ही लाइन के अंदर आर आ रहा है। फिल फ्रूट, एक ही लाइन के अंदर एफ आ गया। इसी तरह फ्लावर फार, दे थिंक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें विन्यूइंग विंड, इसी तरह विद और वाइल। इसी तरह नेक्स्ट देखें हम तो लाइन नंबर 23 में सॉन्ग्स स्प्रिंग, इसी तरह थिंक देम डाउ डाई वगैरह यूज किया गया। 25 नंबर लाइन में बार ब्लूम डे डे ये भी यूज किए गए। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो लाइन नंबर 29 में लाइट और लीव्स ये यूज किया गया है। अब हमने इस पोएम के अंदर ये देखा है कि ये एंजेममेंट भी इसके अंदर पाया जाता है, पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक यूज की गई है, उसके अलावा एलिट्रेशन यूज की गई है, और एलिट्रेशन के अलावा सिमिली और हाइफन वर्ड भी यूज किए गए हैं। अब इस पोएम के अंदर हाइफन वर्ड बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं। हाइफन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो छोटी सी हाइफन के साथ दो वर्ड्स को मिला के बनाए जाते हैं, जिस तरह कंपाउंड नाउन बनाया जाता है। मतलब कंपाउंड नाउन बनाने के लिए हाइफन वर्ड यूज किए गए हैं। तो लाइन नंबर 2 में, 4 में, 5 में, 11 में, 15 में, 16 में, 21 में, 26 में, 30, 31, 32, इन सारी लाइंस में हम हाइफन वर्ड देख सकते हैं। दो चार हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो लाइन नंबर 2 के अंदर बोजम फ्रेंड, ये हाइफन वर्ड यूज किया गया। इसी तरह लाइन नंबर 4 के अंदर थैच ईव का वर्ड यूज किया गया। लाइन नंबर 5 के अंदर कॉटेज ट्री का वर्ड यूज किया गया। लाइन नंबर 11 के अंदर ओवर ब्रिम्ड का वर्ड यूज किया गया। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो लाइन नंबर 15 के अंदर सॉफ्ट लिफ्टेड का वर्ड यूज किया गया। लाइन नंबर 16 के अंदर हाफ रीप्ड का वर्ड यूज किया गया। और नेक्स्ट जो है वो आगे लाइन नंबर 21 के अंदर यहां सीडर प्रेस का वर्ड यूज किया गया। 21 के बाद 26 के अंदर जो है वो स्टबल प्लेन्स का वर्ड यूज किया गया। और 30 लाइन के अंदर भी फुल ग्राउंड का वर्ड यूज किया गया। 31 में अगर हम देखें तो हेज क्रिकेट्स का वर्ड यूज किया गया। और 32 पे अगर हम देखें तो इसके अंदर गार्डन क्राफ्ट का यूज हमारे सामने है। तो अब हमने पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एंजेममेंट को देखने के बाद लास्ट सिमिली को डिस्कस करते हैं। सिमिली ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं दो मुख्तलिफ चीजों को उनकी सेम क्वालिटी की बुनियाद पर। टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम क्वालिटी, एक ही क्वालिटी पर दो चीजों को जब हमने क्या करना होता है कंपेयर, तो उसे हम सिमिली कहते हैं। अब देखें यहां पर एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दो डस्ट कीप, कभी कभी तुम एक ग्लीनर की तरह
काम करती हो। तो ये जो लाइक, इसके अंदर ना सिमिली के अंदर लाइक और एज का वर्ड भी अक्सर यूज किए जाते हैं। तुम एक ग्रीनर की तरह काम करते हो। इसी तरह अगर हम सिमिली को देखें तो लाइन नंबर 27 से 29 तक हवा को नेट के साथ सिमिली के तौर पर यूज किया है। देन इन अ वेल फुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मोन, जो नेट हैं वो आवाज निकालते हैं। अमंग द रिवर सैलोस बोन अलूफ्ट और सिंकिंग, और वो आवाज कभी बुलंद होती है कभी नीचे जाती है। एज द लाइट विंड, वो आवाज ऐसे ऊपर नीचे जाती है जैसे हवा की आवाज नीचे ऊपर जाती है। तो कीड़े की आवाज और हवा की आवाज को एज के साथ सिमिली के तौर पर हमारे सामने पेश किया गया था। यह है ओड टू ऑटम, जिसके अंदर हमने सबसे पहले टेक्स्ट, इसके बारे में समरी और इसकी जो लिटरेरी टर्म्स यूज की गई हैं वो डिस्कस की हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।